तुम सब ने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी उन स्टूडेंट्स की जो कि पहले तो पढ़ने में एकदम बेकार थे, लेकिन अचानक से उनका कमबैक हो जाता है। यानी वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके आते हैं। तुम्हें पता है इसके पीछे का सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट होता है उनकी मेहनत और उसके साथ साथ एक सही प्लानर। यानी उन्होंने कम समय के अंदर राइट स्ट्रैटेजी की मदद से पढ़ाई करी, जिस वजह से कम टाइम में भी वो टॉपर बन पाए। और वही सारी गाइडलाइंस और वही सारी स्ट्रैटेजीज आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। यानी आज मैं तुम्हें सितंबर से लेकर तुम्हारे फाइनल एग्जाम तक का एक ऐसा रोड मैप दूंगा जिसके अंदर साइंस, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, हर एक सब्जेक्ट की डिटेल स्ट्रैटेजी तुम्हें मिलने वाली है। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। सितंबर का महीना ऑलमोस्ट खत्म आने को है, यानी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ना। और ये जो मंथ था ना, ये मोस्टली स्टूडेंट्स ने हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर वेस्ट कर दिया है, क्योंकि आपके स्कूल के अंदर या तो हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे होंगे, या तो हो चुके होंगे, या तो जस्ट अभी होने वाले होंगे, राइट। इस समय पर आपने अपना पूरा मंथ हाफ ईयरली एग्जाम को दिया होगा, मेनली स्टूडेंट्स ने। अब देखो, सबसे पहले तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हाफ ईयरली एग्जाम में कितना स्कोर आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी भी राइट टाइम है कमबैक करने का। यानी जो अगले कुछ महीने बचे हैं ना तुम्हारे फाइनल एग्जाम तक, जो कि अराउंड फरवरी में होने वाले हैं, तब तक का ये जो टाइम है, अगर तुमने इसको सही से यूटिलाइज कर लिया ना, तो अब भी कमबैक हो सकता है। बहुत लोगों ने कमबैक करा है और वही मैं प्लानर आपको देने वाला हूं। बट प्लानर से पहले चार इंपॉर्टेंट बातें, हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी में बताऊंगा, पर चार इंपॉर्टेंट बातें ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, लेस टाइम टू स्टडी। मुझे पता है कि टाइम कम है, और ये चीज तुम्हें शायद अभी हाफ ईयरली एग्जाम देकर रियलाइज हो भी गया होगा कि तुमने उतनी अच्छी तरीके से पूरे साल भर प्रिपरेशन नहीं करी है। मुझे पता है कम टाइम है, अब इसका सोल्यूशन क्या है वो बताओ। सोल्यूशन ये है कि अब जितना भी टाइम बचा है ना यार, उसमें थोड़ा स्कूल जाना तुम्हें कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। वो निकालोगे कैसे? कभी कभार स्कूल को स्किप करो। अब स्किप कर रहे हो तो उस समय पर बैठ के पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है वो मैं बताने वाला हूं। तो ऐसे तुम अपने टाइम को थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हो। उसके अलावा डेली टारगेट्स, हर रोज के अगर टारगेट नहीं लिख सकते तो इस वीडियो को अभी बंद करके चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर रोज ना हमें टारगेट बनाने पड़ेंगे। डेली रात को लिखो कि अगले दिन के क्या क्या टारगेट्स हैं, और अगले दिन रात को सोने से पहले चेक करो कि क्या तुम उन टारगेट्स को कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए। अगला पॉइंट, कल कब आएगा? इतना समय से तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तुम टाल रहे हो कि कल करेंगे, परसों करेंगे। नहीं नहीं, अब हाफ ईयरली एग्जाम के बाद तो पक्की तरीके से पढ़ाई करेंगे। नहीं नहीं, अब थोड़ा सा और टाइम आ जाए, अब पक्के से पढ़ाई करेंगे। कब आएगा कल यार? अभी राइट टाइम है, लग जाओ। उसके अलावा स्टडी अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस। अब देखो, इस साल की स्टार्टिंग तो है नहीं कि तुम्हें मैं बोलूंगी ये किताब भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। तुम सब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें एकदम सही ट्रैक पे, सही स्ट्रैटेजी के साथ और कम मटेरियल के साथ, यानी अगर किताब पढ़ रहे हो तो एक ही किताब पढ़ोगे, अगर एक टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसी को फॉलो करो। टीचर नहीं बदल सकते। स्टडी अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस। अब बात करते हैं एक एक करके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किसकी? साइंस की स्ट्रैटेजी। साइंस होती है तीन पोर्शन के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फिजिक्स में हमें कैसे पढ़ना है। पहली लाइन तुम्हें दिखाई दे रही होगी, स्टडी फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट फ्रॉम वन शॉट। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है वन शॉट देखना। वन शॉट किसी भी देख सकते हो। अगर मुझसे समझ आता है ना तो मेरे वन शॉट देख लो। मुझसे अगर बाई चांस समझ नहीं आ रहा तो किसी और के देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वन शॉट देखो, क्या करो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे जाओगे तो नहीं समझ आ पाएगा। पहले कॉन्सेप्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को एकदम पूरी तरीके से बिल्ड कर लो। उसके बाद फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ना तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। फिजिक्स में एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जहां पर इंपॉर्टेंट होगी बोलूंगा मैं, पर यहां पर तुम छोड़ सकते हो। तुम लेक्चर मेरा देख रहे हो, मैं एनसीईआरटी वैसे भी कवर करा देता हूं, तुम छोड़ सकते हो। उसके बाद सॉल्व वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगर तुम क्लास 10th के स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। अब बोर्ड एग्जाम बदल चुका है, यानी कि अब वो जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो उतना आसान नहीं आता जितना कि आप पहले देखा करते थे। अब जो क्वेश्चन का लेवल आता है वो अच्छा खासा टफ आता है। इस वजह से जितनी वैरायटी के क्वेश्चन कर सकते हो उतनी वैरायटी के क्वेश्चन तुम्हें करना है। कैसे करना है? किताबें लो ना यार, क्वेश्चन बैंक्स लो। क्वेश्चन बैंक नहीं लिया तो ले लो ना, हमारी खुद की वन शॉट की किताब है ना, उसकी मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसमें भर भर के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मेक फॉर्मूला शीट। अगर टाइम मिल जाए प्लीज एक काम करना, स्पेशली ये जो चैप्टर्स है ना, जैसे 9th में मोशन है, 10th में लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनकी एक एक फॉर्मूला शीट बना लो ताकि कि वो फॉर्मूला आपके दिमाग के अंदर छप पाए, ठीक है। ये थी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं आगे किसकी? केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी के बारे में। सबसे पहले वही है कि आपको तो वन शॉट ही देखने। वन शॉट से क्या होगा? कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी आपको मिल जाएगी।
अब एनसीईआरटी क्या पढ़नी है भैया इसके अंदर, मैं रिकमेंड करूंगा पढ़ सको तो पढ़ लो, बट अगर टाइम नहीं है एटलीस्ट एक्टिविटीज देख लेना। जितनी भी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज देख लेना। अगर तुम मेरी वन शॉट देख रहे हो उसके अंदर मैं एनसीईआरटी की एक्टिविटीज भी कवर करा देता हूं, बट अगर आप सिर्फ नोट्स वगैरह से पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको एक्टिविटीज पढ़नी है एनसीईआरटी की, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केस बेस्ड क्वेश्चन। आजकल वो जो केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो वाले क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस करने वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लिए। फिर आती है रिवीजन ट्रिक। अब ये रिवाइज कैसे करना है, केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, रिवाइज ही नहीं कर पाते, एक ट्रिक है जो कि टॉपर फॉलो करते हैं। टॉपर क्या करते हैं, वो क्वेश्चन की मदद से रिवीज करते हैं। यानी कि मान लो कि मैं क्या करूंगा, मुझे केमिस्ट्री का एक चैप्टर रिवाइज करना है, तो मैं पूरे नोट्स को नहीं पलटूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं 10 सवाल लगा लूंगा। अब उन 10 सवाल में से जो सवाल मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया, मुझे पता चल गया ये मेरा वीक टॉपिक है, और उस टॉपिक को मैं वापस से रिवाइज कर लूंगा। तो ये होती है टॉपर्स की रिवीजन स्ट्रैटेजी, तुम भी फॉलो करना। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी कैसे करनी है, सेम वही है, आपको वन शॉट देखना है, उसके बाद एक काम कर देना, सिर्फ मेरे लिए, तुम्हारा बड़ा भाई बोल रहा है, 2 पेजर नोट बनाओ। 2 पेज क्या होता है, एक फ्रंट पेज एक पीछे का पेज। बायोलॉजी का हर एक चैप्टर उन 2 पेज के अंदर समाप्त कर दो। अगर तुमने कर लिया ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा बट फाइनल एग्जाम में ना जो मदद तुम्हारी होगी, एकदम तुम्हें मजा आ जाएगा। 9th और 10th दोनों के लिए बोल रहा हूं, ये काम कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है 2 पेजर नोट्स बना लो। उसके साथ साथ प्रैक्टिस डायग्राम एमसीक्यू। यानी तुम्हें क्या करना है, डायग्राम आजकल डायरेक्टली ड्रॉ करने को तो बहुत कम आते हैं, डायग्राम पे एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं। यानी डायग्राम की वो जो लेबलिंग वगैरह होती है ना, वो तुम्हें याद रखनी है, उससे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें ऐसे करनी है। उसके अलावा स्टोरी की टेक्निक से याद करना है, जैसे कि मैं तुम्हें याद करा, तुम मेरे लेक्चर देख रहे हो तो तुम्हें पता चलेगा कि स्टोरी की फॉर्मेट में कैसे याद करना होता है। वैसे ही ट्राई करा करो, निमोनिक्स बनाया करो। जैसे कि अगर तुम्हें हार्ड समझना है तो मैंने वो एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है ना, उस शॉर्ट ट्रिक से मैंने समझा दिया, वैसे ही तुम खुद से कुछ ट्रिक्स बनाओ ताकि तुम्हें याद रहे। अब बात करते हैं आगे मैथ्स की। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लोग बोलते हैं या तो कुछ लोगों को समझ आता है या तो कुछ लोगों को समझ नहीं आता, बट एकदम झूठ है। मैथ्स कोई भी समझ सकता है बहुत आसानी से। कैसे, सबसे पहले आपको रटना नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि हर एक स्टूडेंट आज के समय पर कर रहा है। मैथ्स देखते हैं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन रटेंगे, अच्छा ये सॉल्व होता है ऐसे 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 ऐसे, मेथड को रट लेंगे। अब इमेजिन करो एग्जाम के अंदर अगर एक नया क्वेश्चन आ गया, तब क्या करोगे, तब तो दिमाग चल ही नहीं पाएगा। तो पहले रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ना कैसे, वन शॉट उठाया, पीवाईक्यू सॉल्व करे, और फिर आरडी शर्मा एक किताब होती है, यानी अगर आपने कोई और क्वेश्चन बैंक ले रखी है तो वो एक किताब होगी, वो सॉल्व करना। स्पेशली ये स्टैंडर्ड वाले जिनके पास मैथ स्टैंडर्ड है, प्लीज टफ क्वेश्चन लगाओ। पिछले साल के बच्चों से पूछ लेना कि कैसा पेपर आया था मैथ्स का, वो तुम्हें बता देंगे। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं मैथ्स में प्रैक्टिस थोड़ी सी अपनी स्ट्रांग रखनी है, हायर लेवल के क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने हैं। उसके साथ साथ मेक मिस्टेक नोटबुक, एक नोटबुक प्रिपेयर कर लो जिसके अंदर आप हर चैप्टर की मिस्टेक्स लिखते रहो। मान लो एक चैप्टर आप सॉल्व कर रहे हो, आपको पता चला कि इसमें आप मेनली इन टॉपिक्स में मिस्टेक करते हो, मान लो वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वो इक्वेशन बनाने में मिस्टेक हो सकती है, तो मिस्टेक लिख लो। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आखिर तुम गलती कहां कर रहे हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मैथ बहुत कमजोर है, प्लीज एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। उसके साथ साथ सॉल्व क्वेश्चन कंप्लीटली, ये मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को बोल चुका हूं ना आज तक कि यार एक काम करो, तुम क्या करते हो ना, तुम क्वेश्चन देखते हो, फिर दिमाग में सोचते हो कि अच्छा ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा, सोल्यूशन देखते हो, हाँ हाँ सही सोचा था, और आगे बढ़ जाते हो। ये गलत तरीका है। अगर तुमने कैलकुलेशन नहीं करी, लिख लिख के सॉल्व नहीं करा, देयर इज नो यूज। क्यों, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब पूरा सॉल्व करोगे ना, तो कैलकुलेशन में ऐसी मिस्टेक्स करोगे कि दिमाग चल ही नहीं पाएगा। इसलिए क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो कि है सोशल स्टडीज, एसएसटी। एसएसटी कैसे पढ़ना है भैया, याद नहीं हो पाता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको वन शॉट उठाना है, वन शॉट के बाद ना आपको एनसीईआरटी पढ़ लो या तो आप नोट्स पढ़ लो, है ना। एनसीईआरटी पढ़ लो या तो नोट्स पढ़ लो, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, उन्होंने एकदम डिटेल नोट्स भी बना रखे हैं, नोट्स भी पढ़ेंगे फिर एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। अरे यार एक चीज पढ़ लो, ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि तुम एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ रहे हो, एसएसटी में जरूरत भी नहीं है उतनी उतनी डिटेल में जाने की आजकल जरूरत नहीं पड़ती यार। आजकल बोर्ड एग्जाम या फिर अगर तुम 9th के अंदर हो, स्कूल के एग्जाम्स में भी ना ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि एकदम किताब के अंदर से, नहीं, लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो तुम्हें एकदम एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। या तो तुम्हारे पास अगर एकदम डिटेल नोट्स हैं तो उसकी मदद ले लो, बट अगर नोट्स नहीं है देन प्लीज एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लेना है, ठीक है।
ऑलवेज रिमेंबर इन पॉइंट। जब भी आप किसी आंसर को याद कर रहे हो ना, तो याद ऐसे करो पॉइंट्स की फॉर्म में कि अच्छा पहले ये हुआ था, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। 5 पॉइंट की फॉर्म में आप याद रखो। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में आंसर को लिख कर आओगे ना, तो आपको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना होता है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जब हम पॉइंट्स में आंसर को लिखते हैं, तो हमारे जो टीचर होते हैं ना, वो नंबर अच्छी तरीके से देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ईजी होता है चेक करना, इस वजह से। अगला पॉइंट आता है एक्टिव रिकॉल मेथड। याद रखना, याद करने का क्या तरीका है। मान लो तुमने एक एसएसटी का चैप्टर पढ़ा, अब उस चैप्टर को तुमने बंद कर दिया, अपने नोट्स को तुमने बंद कर दिया। अब तुम्हें आंख बंद करनी है और अपने दिमाग के अंदर रिकॉल करना है, इमेजिन करना है कि तुमने क्या क्या पढ़ा। खुद के बारे में बोलो ना कि अभी मैंने ये करा, फिर मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, पूरा दिमाग के अंदर चार्ट बना लो। इसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। इससे क्या होता है, वो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि एसएसटी याद करते हैं भूल जाते हो, वो प्रॉब्लम बंद हो जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट, फोकस मॉन और जियो, यानी ज्योग्राफी पे प्लीज फोकस कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले काफी साल के एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बता रहा हूं, बच्चे लास्ट में हिस्ट्री को तो पढ़ लेते हैं जो कि सबसे टफेस्ट है, बट ज्योग्राफी पे फोकस नहीं करते और नंबर कट जाते हैं उनके वहां पर। तो इस पे फोकस अभी से करना स्टार्ट कर दो। जितना फोकस करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी मदद हो जाएगी। अब फाइनली आ जाते हैं हिंदी इंग्लिश। अब हिंदी इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट एक चीज समझो, फाइनल एग्जाम के रिजल्ट में इनके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें मेहनत कम है बट मार्क्स ज्यादा है। तो अगर थोड़ी सी मेहनत भी लगा ली ना इनके अंदर, तो तुम्हारे मार्क्स बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। तो पहले तुम्हें क्या करना है? क्या सिर्फ भैया समरी वीडियो से काम चल जाएगा? नहीं यार, ये बहुत बड़ी गलती है। बच्चे क्या करते हैं, बस समरी वीडियो देख ली यूट्यूब पे, उन्हें लगता है हमें तो चैप्टर समझ आ गया। नहीं, पहले समरी वीडियो देखी, उसके बाद क्या करोगे, तुम किताब पढ़ोगे, यानी बुक की वो जो लाइंस है ना पूरे पैराग्राफ की, उसको रीड करो। उसको रीड करते हो ना, तो थोड़ी आपको भी स्टोरी अच्छी तरीके से समझ आ पाती है। तो पहले जरूर आप समरी वीडियो देखो, उसके बाद आप एक बार रीड करो। और रीड करने के बाद क्या करना है, लर्न कीवर्ड्स। यानी कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर स्पेशली, है ना। अगर उन कीवर्ड्स को तुम अपने आंसर में लिख के आते हो ना, तो टीचर्स इंप्रेस हो जाते हैं और नंबर तुम्हें दे देते हैं। तो उन कीवर्ड्स को रट लो, याद कर लो, बहुत मदद होने वाली है। उसके साथ साथ थीम को याद रखना, कैरेक्टर स्केच को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस मेनली कैरेक्टर स्केच वगैरह से ही आ रहे होते हैं। तो ये थी डिटेल के अंदर सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, अगर तुम इस वीडियो को बंद करके जाने वाले हो और इस किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, तो इस वीडियो का कोई फायदा नहीं था। ठीक है, अब जाना, एग्जीक्यूट करना। तुम्हें पता है तुम्हें कैसे पढ़ना है। अब ये बहाना मत मारना कि कैसे करेंगे, इतना सारा सिलेबस है, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो अब कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। जाओ, मेहनत लगाओ और अपने गोल को अचीव करो। टेक केयर।